Assalamualaikum student. I am Muhammad Umair, chemistry instructor from V Tuition Pakistan, first free of learning platform, जहां आपको सॉल्व पेपर, क्विजेस, पीपीटीज, फ्री नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑल जस्ट वन क्लिक के ऊपर अगर आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं तो इजीली आपको अवेलेबल है। इसीलिए आप जो है वो वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, क्विजेस, पीपीटीज आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो सकें और आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक जो है वो पहुंचते रहें और आप जो है वो आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी बेस्ट से बेस्ट बना सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज का जो यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, डेट इज नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर ने जो फर्स्ट जो रदरफोर्ड था एटॉमिक थ्योरी जो पेश की गई थी इन 1911, तो 1911 में रदरफोर्ड ने जो एटम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की पोलोनियम सोर्स से, और उसने जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जिनको उसने सी किया था, देखा था, लेकिन वहां पर उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको जो है वो दूर करना बहुत ही जरूरी था। तो न्यू साइंटिस्ट जो आए उन्होंने जो है वो 2 ईयर बाद ही जो है वो 1913 के अंदर ही नील बोहर ने ये थ्योरी पेश की, पोस्टुलेट पेश किए, और जो ड्रॉबैक्स थे और रदरफोर्ड की जो अजम्पशन थी उनके अंदर उसने जो है वो वर्क परफॉर्म करके अपने जो पोस्टुलेट थे वो पेश किए, ताकि जो उसका एटम था उसके अंदर जो है वो जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी वो सारी की सारी जो है वो सॉल्व हो सके। तो आज हम इसीलिए नील बोहर थ्योरी को स्टडी करेंगे कि नील बोहर थ्योरी इसको क्यों कहा जाता है, व्हाट इज नील बोहर थ्योरी, एंड किस साइंटिस्ट ने किस डेट के अंदर ये थ्योरी को पेश किया, और जो है उसकी जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे, कि किस बेस पर ये जो पोस्टुलेट्स थे या नील बोहर ने जो एटॉमिक थ्योरी थी ये पेश की, और इसके पोस्टुलेट क्या कहते थे, कौन से डिफेक्ट्स को दूर किया गया, और क्या नील बोहर की थ्योरी के बाद भी कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं कि हमारे पास जो एटम है वो क्लियरली स्ट्रक्चर उसकी जो है वो क्लियर, उसके कंसेप्ट जो हैं वो स्टडी कर लिए गए, या इसके अलावा उसके बाद फर्दर कोई थ्योरी जो है वो आई है जिसके अंदर जो है वो नील बोहर की थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स को सॉल्व किया गया। तो ये आज के जो कंसेप्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के अंदर एवरी ईयर जो है वो नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, उसके पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपके पास एमसीक्यूज के अंदर इसके 2 to 3 एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि हमारे पास किसी जगह जो है उसके पोस्टुलेट के जो चॉइस होती है वो दी जाती है, और वहां पर आपके पास आप देखेंगे इसके अंदर कुछ फार्मूलाज भी यूज होते हैं नील बोहर के अंदर, और यही फार्मूलाज को जो है वो एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व किया जाता है, और आप जो है वहां पर करेक्ट वन को चूज करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुतालिक जो है वो क्लियर से क्लियर होते चले। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा आउटलाइन है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले एटम की जो थ्योरी थी बोहर, ये क्या थी, इसे कहा जाता है बोहर एटॉमिक थ्योरी। और उसके जो फिर उसने कंक्लूजन के अंदर रिजल्ट के तौर पर जो उसने पोस्टुलेट पेश किए, स्टडी करने के बाद एटम को जो उसने पोस्टुलेट पेश किए थे कि एटम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। अब स्टूडेंट यहां पर सबसे पहली बात, कैसे एटॉमिक थ्योरी को नील बोहर थ्योरी का नाम क्यों दिया गया, या इसको नील बोहर जो है वो पोस्टुलेट क्यों कहा गया। तो रीजन इसकी ये है कि जो साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की, इसका कंप्लीट नेम, साइंटिस्ट नेम जो था वो नील बोहर था, और नील बोहर ने ये जो थ्योरी थी ये प्रपोज की थी इन 1913 एडी के अंदर, 1913 के अंदर इसने ये थ्योरी पेश की थी। और आपको मालूम है कि ये 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो ये मॉडर्न एरा के अंदर ही जो है वो बहुत ज्यादा एटम के ऊपर वर्क किया गया, क्योंकि जो डेमोक्रेटस ने 400 बीसी के अंदर, 400 बीसी के अंदर जो एटम की स्ट्रक्चर जो थी वो पॉसिबल नहीं थी। तब सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है और विच इज इनडिवाइजिबल। बाद में फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने 1886 के अंदर, 1886 के अंदर जो पेश की गई
वो ये कहा था कि एटम इज फर्दर डिवाइजेबल इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जॉन डाल्टन की इस थ्योरी के बाद ये बात मालूम हुई थी कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, और इसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो नेम है, इसकी हिस्ट्री है, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो इनके मेस हैं, ये सारे हमने इनकी डिस्कवरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी किया। आज जो लेक्चर है इसके अंदर, क्योंकि इसी बैकग्राउंड को अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आगे कंटिन्यू करें, तो इसके ऊपर जो वर्क किया वो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर इसके अंदर वर्क किया। अब 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने ये किया कि रदरफोर्ड ने पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स को लिया और उसने उनको बम्बार्ड किया। आगे जो है वो गोल्ड फॉइल को लिया गया, मेटल की फॉइल को लिया गया और उसके ऊपर बम्बार्ड किया। अब ये मेटल थी, मेटल इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जो गोल्ड मेटल थी वो एटम की बनी थी, और उसने आगे फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो जिंक सल्फाइड की यूज की। जिंक सल्फाइड की जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उसके ऊपर उसने इसको स्टडी किया, तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, उसने कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। बट यहाँ क्वेश्चन ये राइज हुआ वेयर इट इज प्रेजेंट, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर अराउंड द न्यूक्लियस हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट है? क्या वो फ्री जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, या उनके ऊपर कोई फोर्सेस भी हैं, या कोई ऐसा पाथ है जिसके अंदर वो जो है वो मूव कर रहे हैं? तो ये उस टाइम के क्वेश्चन जो हैं वो 1911 जो रदरफोर्ड थ्योरी थी इसके क्वेश्चन ये अराइज हुए। इसी तरह रदरफोर्ड ने कहा था कि मोस्ट ऑफ दी स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि जो एटम है इसके अंदर ज्यादातर जो जगह होती है वो खाली होती है, एम्प्टी होती है, और जो डेंसर पार्ट है वो सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस का नेम दिया गया था। अब स्टूडेंट यहाँ ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ, और सेंटर के ऊपर रदरफोर्ड ने कहा था प्लस प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन माइनस है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट यहाँ ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ जो कि ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का ही, कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि प्लस चार्ज जो है उन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करके जो है वो अपनी तरफ कोलैप्स नहीं कराएगा? मीन यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फॉल्स कर जाना चाहिए है न्यूक्लियस के ऊपर। बट व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल ऑन न्यूक्लियस? कि इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करते हैं तो एटम को कोलैप्स कर लेना चाहिए, एटम तो तबाह हो जाएगा, एटम जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, कोई भी एटम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस चार्ज भी और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज भी है, वो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली इन द यूनिवर्स। बट हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? तो स्टूडेंट ये सारे जो क्वेश्चन अराइज हुए, इन सब क्वेश्चन का आंसर नील बोहर ने 1913 के अंदर आकर दिया। अब नील बोहर ने 1913 के अंदर इसी बेस पर जो थ्योरी पेश की, उसने इन क्वेश्चंस का जो आंसर थे उनको डिराइव किया, और जो एटम की जो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हो सकती थी अकॉर्डिंग टू नील बोहर, वो उसने प्रपोज की इन 1913। इसीलिए इस एटॉमिक थ्योरी को कहा जाता है नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। और इसका जो एटॉमिक मॉडल है जिसे हम कहते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ये बेस किस पर करता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ये जो नील बोहर का एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल है, दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वर्ड यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट, ये प्लैंक्स जो है ये भी साइंटिस्ट नेम है, और क्वांटम किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय क्वांटम? तो डियर स्टूडेंट, ये जो बेस करती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में भी बताता चलूं कि यहाँ पर तो आपके कोर्स बुक के अंदर जस्ट जो है वो नेम ही रिटर्न है कि आपके पास ये थ्योरी बेस करती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ मैं आपके लिए नॉलेज के लिए जो है वो इसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक भी मालूम हो जाए, और इसके मीनिंग भी आते हों कि ये थ्योरी जिस तरह बोहर थ्योरी के मीनिंग आए, इस तरह प्लैंक्स क्वांटम के क्या मीनिंग है और ये थ्योरी कहाँ से है। तो स्टूडेंट एक्चुअली प्लैंक्स जो है वो साइंटिस्ट नेम है, जिस तरह बोहर थ्योरी साइंटिस्ट नेम है, प्लैंक्स इज आल्सो अ साइंटिस्ट नेम। प्लैंक्स साइंटिस्ट का नेम था। और क्वांटम याद रखिएगा, क्वांटम कहते हैं हमारे पास क्वांटाइज्ड, क्वांटम जो वर्ड आया है ये क्वांटाइज से निकला है, और क्वांटाइज को कहते हैं मीन फिक्स्ड।
कोई भी चीज का फिक्स्ड हो जाना। अब फिक्स्ड मीन आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि फिक्स्ड मीन कांस्टेंट, क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड, कांस्टेंट, ये सब एक ही वर्ड हैं और आपके पास जो है वो सेम मीनिंग ही देते हैं। सो हमारे पास जो क्वांटम है, और ये भी बताता चलूं कि ये क्वांटम जो है वो सिंगुलर है वर्ड है, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्वांटा होता है। तो क्वांटम इज अ सिंगुलर वर्ड, क्वांटम हम सिंगुलर को कहेंगे, और जो क्वांटा है वो इसका प्लूरल होता है। अब अगर क्वांटम सिंगुलर है और क्वांटा प्लूरल है तो इट मीन यहां पर ये क्वांटाइज के मीनिंग होते हैं, ये मीन फिक्स के मीनिंग होते हैं, ये कांस्टेंट के मीनिंग है। और आगे है थ्योरी। तो यहाँ प्लैंक्स जो साइंटिस्ट है ये किसी फिक्स्ड या कांस्टेंट चीज के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन माइंड में ये राइज होता है ये कौन सी फिक्स्ड या कांस्टेंट चीज के बारे में बता रहे हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, यहाँ ये प्लैंक्स साइंटिस्ट जिस कांस्टेंट चीज के बारे में, क्वांटाइज के बारे में बता रहा है, ये हमारे पास जो है वो आपके पास रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होती हैं। क्योंकि क्वांटम जो वर्ड है ये हमारे पास क्वांटाइज फिक्स्ड, और यहाँ पर आपके पास स्पेक्ट्रम की बात होगी जो हमेशा जो है वो फिक्स्ड एनर्जी रखते हैं, फिक्स्ड वेव्स रखते हैं। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। और ये जो वेव्स होती हैं ये हमेशा जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी की होती हैं, हर वेव की एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो असल रीजन यहाँ इस वर्ड के जो मीनिंग मालूम हुए हमें, तो वो इसके अंदर जो छुपा, जो इसके अंदर जो नॉलेज है वो यही है कि इसके अंदर हम वेव्स को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब इमिट होते हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में निकलते हैं, और वेव्स की एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है, इनकी वेवलेंथ एंड एनर्जी फिक्स्ड होती है। आपके पास जो लाइट रेडिएशन होती है ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और वेव्स की डेफिनेट फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड वेवलेंथ होती है। ये स्टार्ट होती है, अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर लाई करती हैं, इनकी फिक्स्ड कांस्टेंट एनर्जी हुआ करती है। और ये हमेशा जो है वो प्लैंक्स ने कहा था जो वेव्स होती हैं ये हमेशा जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म्स की में, पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। पैकेट्स यहाँ कहते हैं हमेशा स्मॉल, फिक्स्ड, क्वांटाइज, जो हमेशा जो है वो हमारे पास स्प्लिट हुई होंगी, टूटी हुई होंगी, कभी भी कॉन्टिन्यू वेव्स नहीं बनाएंगी। कॉन्टिन्यू का मतलब है जो स्टार्ट से एंड तक जो है वो एक ही सिंगल वेव की फॉर्म में जाए। बट प्लैंक्स कहता है कि वेव कभी भी जो है वो एटम की वेव की बात करें तो वो क्वांटाइज होती हैं, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर की फॉर्म में वो वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही है, और इसी बेस पर नील बोहर ने एटॉमिक थ्योरी को पेश किया था इन वेव्स की बेस के ऊपर, कि हमारे पास ये डिफरेंट वेव्स की जब एनर्जी रिलीज होंगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ सब शेल्स, मीन डिफरेंट एनर्जी लेवल से उसकी एक्साइटेशन होगी। इट मीन यहाँ पर इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का नील बोहर के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है तो उसी से नील बोहर ने ये जो पोस्टुलेट थे ये कैलकुलेट किए, और एटॉमिक जो स्ट्रक्चर थी जिसे एटॉमिक मॉडल था वो उसने जो है वो पेश किया था। अब इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये किस तरह से एक्सप्लेन करती है, ये तो आपको जो है वो डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास यहाँ पर ये क्यों इस पर बेस करती है। बिकॉज ये पॉइंट नंबर 2 ही यहाँ ये बात बता रहा था कि हिज एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इमिट होते हैं तो वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होते हैं, जो कि डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम क्वांटम सिंगुलर को कहते हैं, और प्लूरल हो तो क्वांटा हम कहते हैं। इसी बेस पर स्टूडेंट आप केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर होते हैं जिसे आप पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो वो आगे तफसील के साथ हैं जो कि एक एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो वीडियो लेक्चर के अंदर आएंगे। तो एटॉमिक मॉडल के इसकी बेस जो है वो इन्हीं पर थी, क्योंकि जब आपके पास यूनिवर्स में लाइट आप देखते हैं तो विजिबल रीजन के अंदर हम जो 7 कलर देख सकते हैं वही विजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं। दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेव गायर। और इनकी जो वेवलेंथ है वो आपको मैंने बताई 380 से 780 नैनोमीटर हुआ करती है। तो अब ये वेव्स को यूज करते हुए डिफरेंट कलर की वेव्स जब ही आएंगी
जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल और डिफरेंट एनर्जी से एमिट होगा, क्योंकि इट मीन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस किसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी बेस के ऊपर जो बोहर था उसने अपना पोस्टुलेट पेश किया था और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ फिक्स्ड एनर्जी शेल, इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। वो जो शेल्स हैं, हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। जिस शेल की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो शेल न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो उस शेल में होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी उन इलेक्ट्रॉन से जिनकी एनर्जी कम होगी और वो लोअर शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इट मीन कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी शेल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर। इसी बेस पे जब अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी के शेल से एमिट होगा तो उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा एमिट होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इससे हम जो है वो लाइट को यूज करते हैं। जो हमारे पास लाइट है ये हमेशा हमारे पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस होती है, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, बिकॉज एटम से एटॉमिक आया और स्पेक्ट्रम लाइट से आया, स्पेक्ट्रा मीन लाइट रेडिएशन, इसलिए हम जो है वो डिफरेंट कलर्स की लाइट रेडिएशन को जो है वो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस बेस पर आप देख रहे हैं कि इसका पोस्टुलेट है। अब नील बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो इस क्वेश्चन का आंसर देता था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और वो अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पर गिर जाए और न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स कर जाए। बट इसका आंसर इसने नील बोहर ने इस तरह से दिया अपने पोस्टुलेट के अंदर, दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहे। याद रखिए यहाँ इसने ये बात बताई कि हमें ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली है, ये आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पर है ये इसने बताया, रिवॉल्व करता रहता है, वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी मोशन है वो रोटेटरी मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस। का मतलब ये है कि उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और वो जो ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है वो सर्कुलर है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करता है जो कि फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं न्यूक्लियस से विद डेफिनेट एनर्जी। अब वो जो शेल है या जो एनर्जी लेवल है ये सर्कुलर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे इट मीन कि उस शेल, उस एनर्जी की जो शेल है, जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है वो डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड पोस्टुलेट। अब इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये है कि as long as electron remains in an appropriate orbit it neither loses nor gain energy। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर, जो उसका फर्स्ट शेल है या सेकंड है या थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है अराउंड द न्यूक्लियस, उसी के अंदर अगर वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है तो अब वो मूव तो कर रहे हैं बट यहाँ पर ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा। इट मीन के अगर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड शेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो इसके लिए उसको ना एनर्जी गेन करनी है ना एनर्जी लॉस करनी है। इसी बेस के ऊपर, नो गेन और नो लॉस की बेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी जो है वो एनर्जी लॉस करके वो न्यूक्लियस के ऊपर कोलैप्स नहीं करता। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस पर गिरते नहीं है और एटम इसी वजह से खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये इसका क्लियर आंसर। नेक्स्ट इसके बाद जो पोस्टुलेट है वो ये है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि न्यूक्लियाई कहते हैं सिंगुलर को और न्यूक्लियस कहते हैं प्लूरल को। तो यहां पर भी आपके पास जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो यहां पर नील बोहर मेनी एटम की बात कर रहे हैं कि जितने भी एटम्स होंगे इनके अंदर जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाता रहेगा तो उसका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से उतना ही ग्रेटर होता जाएगा। जितना न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ग्रेटर होगा उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इट मीन के इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल के अंदर होगा और न्यूक्लियस से जितना दूर डिस्टेंस पर होगा उस एनर्जी शेल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम होगी।
यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम करता है डियर स्टूडेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि अगर आप एक साइड को इंक्रीज करें दूसरी साइड भी आपका इंक्रीज हो, अगर एक साइड को डिक्रीज करें तो दूसरी साइड भी आपका डिक्रीज हो। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है कि हमेशा हमारे पास एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही उस ऑर्बिट या शेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये इसका पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट स्टूडेंट, ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी। तो स्टूडेंट क्वांटाइज एनर्जी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अब यहाँ एक्साइटेशन क्या है? एक्साइटेशन से मुराद जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल से निकल जाए, मीन अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बिल्कुल निकल जाए इसको कहते हैं एक्साइटेशन। या इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट से किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू अ हाई एनर्जी ऑर्बिट इट एब्सॉर्ब एनर्जी। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को लोअर से हाई जाना हो तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, एनर्जी गेन करेगी। सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल के अंदर आना हो तो इसे कहेंगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी। यहां इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एनर्जी बिकॉज जब भी हाई से लोअर आना चाहते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है डियर स्टूडेंट। अब यहां पर एक है एक्साइटेशन, एक है डी एक्साइटेशन। तो स्टूडेंट ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी। और याद रखिएगा यहां पर ये जो एनर्जी है एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए ये भी क्वांटाइज होती है स्टूडेंट। व्हाई दिस इज क्वांटाइज एनर्जी? कि एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी को क्वांटाइज क्यों होना पड़ता है डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर स्टूडेंट ये होता है बिकॉज क्योंकि हर शेल से जो सेकंड शेल है और सेकंड से थर्ड शेल एंड थर्ड से जो फोर्थ शेल है इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक गैप होता है। क्योंकि आपने अभी स्टडी किया कि न्यूक्लियस से जितना शेल दूर होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह शेल टू शेल जब आप वेरी करेंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उस शेल से दूसरे शेल की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। अगर हाई एनर्जी शेल है तो उसकी एनर्जी जाहिर है उससे लोअर शेल से ज्यादा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर हर शेल के दूसरे शेल के दरमियान फिक्स्ड एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन को लोअर से हाई इलेक्ट्रॉन में जंप करने के लिए, हाई शेल में जंप करने के लिए एनर्जी भी इतनी ही रिक्वायर्ड होगी जितनी एनर्जी उन दो शेल्स के दरमियान डिफरेंस से प्रोड्यूस होगी। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू शेल इज approximately equal to the energy absorbed by the electron to jump from lower energy orbit to high energy orbit। तो इसलिए यहां पर ये एनर्जी क्वांटाइज एनर्जी होती है स्टूडेंट। याद रखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसके पोस्टुलेट से ये क्वेश्चन पेपर के अंदर इसी तरह आता है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई एनर्जी इज क्वांटाइज बिटवीन शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स, or when an electron jump from low to higher orbit or high to lower orbit, why it is quantized energy। तो यहां पर ये क्वांटाइज एनर्जी क्यों होती है, ये हमेशा क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल पूछा जाता है। पेपर के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके वाइवा जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम इसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। और यह आपकी बेसिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट। अगर आप इस बेसिक केमिस्ट्री को नहीं सीखते अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से तो आप केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट वीक रहेंगे। और याद रखिएगा फिर जो है वो आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप आने वाले 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है इसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन का आपने इस तरह से आंसर राइट करना है। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। तो वो ये है कि जब हमेशा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर शेल के अंदर, और अगर वो उससे जंप करना चाहे किसी हायर ऑर्बिट के अंदर और हायर से लोअर आना चाहे तो इसकी जो एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिए यहाँ ये जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट है ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय फार्मूला। तो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर हमारे पास फार्मूलाज भी यूज होंगे। तो अब इस पोस्टुलेट के अंदर बताता है कि चेंज इन एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू HV। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ये डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज डेल्टा ई?
डेल्टा मीन चेंज। स्टूडेंट डेल्टा जो है वो चेंज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। चेंज मीन आपके पास इनिशियल एंड फाइनल, जहां भी आप चेंज की बात करते हैं आप 2 पॉइंट्स को देखते हैं, फाइनल को भी और इनिशियल पॉइंट को भी। सिमिलरली डेल्टा ई यहाँ पर लिया जाएगा तो E2 माइनस E1। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज E2 एंड व्हाट इज E1? E2 क्या है और E1 क्या है डियर स्टूडेंट? तो याद रखिए E यहाँ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ द हायर शेल एंड एनर्जी ऑफ द लोअर शेल। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल के अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करके आएगा, और जब भी लोअर से हाई में जाएगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके जाएगा। अब यहां पर E2 माइनस E1 है, इट मीन हाई माइनस लोअर है स्टूडेंट। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें या डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी टू ऑर्बिट, किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो कि इसी बोहर पोस्टुलेट की एप्लीकेशन में आता है, डियर स्टूडेंट आप यहां पर इस तरह कैलकुलेट करेंगे। आप फर्स्ट जो है वो एनर्जी हाई ऑर्बिट की लेंगे, डेट इज E2। टू मीन कोई भी सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट मीन हायर ऑर्बिट, एंड E1 मीन लोअर ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आएगा, एंड विच इज इक्वल टू h न्यू। बिकॉज स्टूडेंट इसको h न्यू के इक्वल इसलिए लिया गया कि आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन हाई से लोअर में जंप करेगा तो आपको बताया एक्साइटेशन ऑफ रेडिएशन होगी। यहाँ एक्साइटेशन ऑफ रेडिएशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एंड वेव्स हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये किसने पेश की थी? जिस साइंटिस्ट नेम ने, इसका नेम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर साइंटिस्ट नेम का हवाला दें और अपने आप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेस्ट से बेस्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको जो है वो खुश होकर कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देगा। इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ जो वेव थ्योरी थी ये आपको नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन पेश की थी, उस साइंटिस्ट का नेम था श्रोडिंगर। तो SHRODIENGER, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं, जो हमें लाइट्स आज हम देख रहे हैं कलरफुल, ये वेव्स की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये हमेशा डुअल नेचर ऑफ लाइट भी है, जो कि आप फिजिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट स्टडी करते होंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो स्टूडेंट H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ अब ये H क्या चीज है स्टूडेंट? तो एज स्टूडेंट जिस तरह हमने ये स्टार्ट लिया था यूनिट के अंदर, हमने बोर थ्योरी का कि ये बेस करती थी प्लैंक्स थ्योरी के ऊपर, और प्लैंक्स इज अ साइंटिस्ट नेम। तो यहाँ पर जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, H is given by Planck's, और ये H Planck's कांस्टेंट की वैल्यू होती है, बिकॉज कांस्टेंट है सम वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इसकी जो वैल्यू है H की वो मैं राइट करता हूं। तो हमेशा हमारे पास याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरह वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, एंड H इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। याद रखिएगा जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सेकंड इज द टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पर H जो है वो 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड इज प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब नाउ स्टूडेंट व्हाट इज V? हमारे पास ये V क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा V इज द स्पीड ऑफ लाइट। V हमेशा हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अब डियर स्टूडेंट इसका लास्ट जो पोस्टुलेट है स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron is integral multiple of nh by 2 pi। स्टूडेंट एज हमने पिछले जो पोस्टुलेट थे उसके अंदर स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहे तो याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अगर रोटेटरी मोशन के अंदर हो तो उसकी जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि उसका एंगल बन रहा होता है सेंटर पॉइंट के साथ, सर्कल के साथ। इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट सर्कल के अंदर, तो इस तरह से अगर सेंटर के अंदर ये पॉजिटिव प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ये -4 रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली शेल के अंदर, तो इस तरह इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा P जो है वो mvr की इक्वल होगा, बिकॉज मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। आप फिजिक्स में भी मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड m जो है वो मेस होता है, v आपकी वेलोसिटी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये सेंटर से रेडियस होगा जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट सो P इक्वल टू mvr मीन एंगुलर मोमेंटम,
और एंगुलर मोमेंटम यहाँ इक्वल होगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। नाउ स्टूडेंट ये n क्या है और h क्या है और 2 पाई क्या है? स्टूडेंट ये n इज द नंबर ऑफ शेल, n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में था तो आपका n 1 होगा। अगर यही आपका इलेक्ट्रॉन आप थर्ड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहे तो आप जो है वो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल, तो आप जो है वो लिखेंगे, आप जो है वो 3 राइट करेंगे, तो n की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ शेल जो है वो चेंज होगी। h is Planck's constant as already studied and 2 is constant pi 3.14 or 22/7। जब भी सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी जो है वो ट्रेवल करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, और यहाँ ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं ना सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम p इक्वल टू mvr विच इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ये बात यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल की कर रहे हैं। याद रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन यहाँ पॉसिबल ही नहीं होती। तो ये लास्ट पोस्टुलेट था। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत थ्योरी जो है वो उसकी बेस और उसकी एप्लीकेशन जो है वो समझ में आई होंगी, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से वो क्लियर हो गए, और आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो है वो उसके पोस्टुलेट को समझने के बाद डियर स्टूडेंट जो है वो आपने ये एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपने इसी तरह इन पोस्टुलेट्स को राइट करना है। वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर लेटेस्ट विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ आप तक पहुंचता रहे। Thanks for watching.